चलिए जी, तो ब्रेक खत्म। अब ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग इस घंटी में, इस क्लास में पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल। ठीक ना जी। और भारतीय भूगोल में ऐसे एनसीईआरटी बुक से चलोगे तो दूसरा चैप्टर है मानव बस्तियां। और सुनिए ना, भारतीय भूगोल कर रहे हैं तो भारतीय भूगोल ना है, पता ना चले, रंग से ना पता चल रहा है कि भारतीय भूगोल है। अब समझो बात के। इसमें देखोगे तो दूसरा चैप्टर में तुम्हारा लिखा हुआ है प्रवास, लिखा हुआ है प्रवास। लेकिन एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो उसमें है मानव बस्तियां, दूसरा चैप्टर। और हम किसके अनुसार चल रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भारतीय भवन से, लेकिन चलते हैं किससे, एनसीईआरटी से। दोनों को मिश्रण पढ़ाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है चैप्टर 2 ढूंढने में। एनसीईआरटी में तो मानव बस्ती है और यहाँ पे प्रवसन है या प्रवास है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को नाम का रख दिया 1A। जो आप लोग भारतीय भवन में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में वो पहले चैप्टर में है। और अभी आप जितना पढ़ने वाले हैं ये सब आप पढ़ लिए हैं, A to Z आप पढ़े हुए हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और पढ़े हैं कब, पीछे जो विश्व भूगोल पढ़ रहे थे, क्या उसमें हम आप लोगों को प्रवासन के बारे, प्रवास के बारे में नहीं पढ़ाए हैं? प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक नहीं पढ़ाए हैं? अंतरराज्यीय प्रवास नहीं पढ़ाए हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास नहीं पढ़ाए हैं? आंतरिक प्रवास नहीं पढ़ाए हैं? आज सब वही से पढ़ना है एक ही दिन। भारत वाला में पढ़ना है, भारत के संदर्भ में। वो विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे थे और यहाँ पे भारत के संदर्भ में थे। एक ही क्लास, काम खत्म। अगर कुछ छूटेगा भी तो वो में होल है, ठीक ना, ऐसे छूट नहीं रहा है कुछ। एक ही क्लास में हम इसको खत्म करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले प्रवास के बारे में जानेंगे। प्रवास की परिभाषा, प्रवास के कारण क्या है, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सब जो प्रवास हैं उनके बारे में जानेंगे। और चैप्टर हमारा क्या होगा, हाँ, प्रवास के क्या परिणाम है, फायदा नुकसान, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए चैप्टर पा जाइए बुआ मैया। सबसे पहले है प्रवासन या प्रवास। देखो प्रवासन प्रवास एक ही है, खाली नाम दो है। और इसके बारे में बता दिए कि जब हम एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बस जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक, प्रवास के कारण होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो है जिसकी वजह से हम अपना जगह छोड़ देते हैं, अपकर्ष कारक वो है जो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर। ठीक, उसके बाद बढ़ाए थे तुम लोगों को उत्प्रवास और अप्रवास। जब अपने जगह को हम छोड़ते हैं तो उत्प्रवास, नए जगह पर जाके बसते हैं तो अप्रवास। वही सब यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रवासन या प्रवास की परिभाषा पूछ देवे तो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक गांव, नगर या देश से किसी दूसरे गांव, नगर या देश में जाकर बस जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवासन या प्रवास कहते हैं। क्लियर, सब समझ में आएगा, सब पढ़ा हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब प्रवासन के कारण क्या हो सकते हैं, तो एक कारण हो सकता है जिज्ञासा। हमको मन है किसी जगह के बारे में जानने के लिए, तब हम जाएंगे वहां, गए, जाने, अच्छा लगा, हम वहीं पे रह गए, तो हो गया हमारा प्रवास। जिसे देखिए 1493 में कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज किया, कारण क्या था, जिज्ञासा थी, उसको जानना था दुनिया के बारे में, खोजा उसको। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, समुद्री रास्ते की जिज्ञासा था, उसको जानना था भारत के बारे में, खोज दिया। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। उसके बाद 1911 में रॉल्स एमंडसन के नेतृत्व में नार्वे अभियान दल द्वारा दक्षिणी ध्रुव, एकदम ये जो हमने कहे ना, ये नीचे जो अंटार्कटिका महादेश है इसको खोजा गया। ये सब जितने भी खोज हुए, यहाँ पे जो लोग आए, कई सारे लोग यहाँ पे आके बस गए या 10 साल 5 साल रहे, इन सब के पीछे कारण क्या था, जिज्ञासा था, उनको उस जगह के बारे में जानना था और इसीलिए वो उस जगह पे गए। तो एक कारण ये हो सकता है प्रवास के। एक आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, अंटार्कटिका महादेश में पहला बार जो कदम रखा, जो व्यक्ति पहला बार गया, उसका नाम था A.J. बुल, और ये कहाँ के था, नॉर्वे का था। समझ में आई,
ये हमनी के पृथ्वी के ये वाला भाग है। अब थोड़ा भागे बनाते हैं, रुक, गुना काहे रहेगा। ये हमनी के पृथ्वी है ना, आए बर्फ को किस रंग से दिखाते हैं, आए उजला से दिखाते ना है। ये पूरा कौन सा इलाका हो गया, बर्फ वाला, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे खाली बर्फ बर्फ है, तो यहाँ पे जाए कौन। अगर हम अंटार्कटिका महादेश के बारे में जान रहे हैं तो कोई तो यहाँ गया होगा, कोई तो पहली बार यहाँ पे पैर रखा होगा। तो पहली बार यहाँ पे गया कौन, तो उस व्यक्ति का नाम है ए.जे. बुल। और वो व्यक्ति था कहाँ के, तो वो था नॉर्वे के। अब समझ में आया। यहाँ पे कदम रखने वाला इस बर्फ वाले इलाका में पहला बार जो व्यक्ति गया उसका नाम है ए.जे. बुल, नॉर्वे का था। ऑब्जेक्टिव लागी इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासन का एक कारण का हो सकता है जी, जिज्ञासा हो सकता है। उसके बाद दूसरा कारण का हो सकता है स्वेच्छा से या कुतूहल से, यानी हम अपने इच्छा द्वारा छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको घुमंतु प्रकृति के, सड़क के किनारे डेरा डाले हुए हैं, जब तक मन करेगा रहेगा, कुछ दिन बाद उस जगह को छोड़ के किसी और जगह चला जाएगा, तो वो भी तो प्रवास कर रहा है। इस प्रकार के एक जनजाति हमारे यहाँ है, एक समुदाय है जिसका नाम है क्या चीज, गोली समुदाय, छत्तीसगढ़ में। सवाल पूछ सकता है गोली समुदाय किस क्षेत्र में है या किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, इधर से उधर चलते रहेंगे। या आप लोग देखते होंगे हमेशा नवतपुरी सब और लोहा के कुल्हाड़ी कुदाली सब बनाने वाला रहता है, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर वहां से वो अपना टेंट उठा करके कहीं और चला जाता है। वो भी क्या कर रहा है, एक तरह के प्रवास न कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो वैसे भी प्रवास कर सकते हैं। प्राचीन काल से आज तक देखो तो कई सारे लोग अपने धर्म के प्रचार करने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह प्रवास किए हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे महमूद गजनबी के बारे में, तो कहा जाता है कि महमूद गजनबी भारत पर 2 उद्देश्यों से आक्रमण किया। एक यहाँ के संपत्ति लूटने के लिए, दूसरा अपना धर्म के प्रचार करने के लिए। तो उसके साथ और भी कई सारे लोग आएंगे। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रचार हुआ कि नहीं, तो उसके लिए भी कर लिया। इसके बाद हम लोग अगर देखिए अंग्रेजों का टाइम, तो कई सारे ईसाई मशीनरी आए, ईसाई धर्म के जो फादर होते हैं, पोप होते हैं, वो लोग यहाँ पे आए और लोगों को ईसाई बनाए, यहीं पे रह गए। तो धर्म प्रचार प्रसार के लिए भी किया जाता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्राचीन काल में, अशोक के टाइम, अशोक अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजा था, क्यों भेजा था, तो वहीं रह गया, हो गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ रहा, श्रवणबेल गोला में। कहाँ है वो, कर्नाटक में। अपने कहाँ के था, मगध में, बिहार में। और रहा कहाँ अंतिम समय, प्रवास किया कि नहीं किया। और जब वहां पे गया था तो भद्रबाहु वहां पे धर्म प्रचार किया कि नहीं किया, तो उसके साथ वो भी वहां पे प्रवास किया कि नहीं। तो प्रवास का एक कारण धर्म प्रचार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, फिर ज्ञान की खोज, प्राचीन काल से कितने सारे लोग ज्ञान की खोज में आए। अभी हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे एल ब्रूनी यहाँ क्यों आया था, यहाँ पे क्यों प्रवास किया, वो ज्ञान की खोज में ही ना, उसको यहाँ के बारे में और जानना था। कल जब इब्न बतूता यहाँ आएगा, परसों जब फ्रांसिस बर्नियर यहाँ आएगा, क्यों आएगा, ज्ञान की खोज में। प्राचीन काल में मेगास्थनीज यहाँ क्यों आया था, ज्ञान की खोज में, यहाँ के चीजों की जानकारी लेने। फाहियान, वेनसांग, मार्को पोलो, ये सब जो भारत या दुनिया भर में कहीं भी गया, क्यों गया, उसको ज्ञान चाहिए था, वहां के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो इसके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। और प्रवास का आज के टाइम में बात करो तो सबसे बड़ा कारण है आजीविका। आज हमनी के बिहार से लाखों लोग प्रवास करके अन्य राज्य में और अन्य देशों में रह रहे हैं। आप चले जाइए ज्यादा दूर नहीं, दानापुर, खास करके शाम को, और देखिए कितने लोग बिहार से प्रवास करने के लिए वहां पे ट्रेन के इंतजार में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐसी चाट बिछा करके, चिमकिल बिछा करके, पोलिथीन से बिछा के सोया हुआ है। क्यों वो जा रहा है यहाँ से, खुशी से, कोई खुशी से अपना घर छोड़ना चाहता है, क्यों जा रहा है, उसका जीवन यापन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, काम उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो काम की तलाश में अपने राज्य को छोड़ करके
दूसरे राज्य में जा रहा है, आजीविका की खोज में वो जा रहा है। तो ये आज के टाइम पे प्रवासन का एक मुख्य कारण बन गया है। वैसे देखो तो आदि काल से ही ये चीज चलते आ रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चले 11th क्लास में, कौन महादेश से? अफ्रीका से। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई तो भारत में कैसे आ गया? क्यों आया होगा अफ्रीका से भारत? खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, आजीविका चलाने के लिए। पूरे विश्व में जो हम फैले वो क्यों फैले? आजीविका की तलाश में। तो ये तो आदिकाल से ही, मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ये चीज चलते आ रहा है। इसके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। उसके बाद अपना शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। अब जैसे देखो, हमनी के पास से मध्य एशिया से आर्य आया है। क्यों आया? शक्ति दिखाने के लिए। यहाँ पे हम यूनानियों के बारे में पढ़े, सिकंदर क्यों दुनिया भर में भारत क्यों आ रहा था? शक्ति का प्रदर्शन करने। प्रवास तो अपने देश से कर चुका था, ठीक। जो शक या कुषाण वंश के लोग हैं या हुन हैं, मंगोल पढ़े 11th क्लास में, क्यों आए थे यहाँ? शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग पढ़े 10th क्लास में कि हिंद चीन में चले जाओ तो वहां पे एक मंदिर है, अंकोर वाट के मंदिर। कौन बनाए हैं? सूर्यवर्मन द्वितीय। कहाँ के राजा है? भारत के। वहां कैसे पहुंच गया? अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए ही ना वहां पे गया, मंदिर बनवाया, जो कि आज उसका एक स्रोत के रूप में काम करता है। तो लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी प्रवास करते थे एक जगह से दूसरे जगह। भय या विवशता, मान लो अभी तुम जहां पे हो वहां पे युद्ध हो जाए, बीमारी कोई फैल जाए, महामारी, भूकंप, सुनामी जैसा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, आतंकवाद के घटना घट जाए, क्या आप वहां पे रहिएगा? उस जगह को आप छोड़ दीजिएगा। दो कारण से, या तो आप डर गए हैं या तो आप मजबूर हैं। कई बार लोगों को डरा धमका करके भी यहाँ से भगाया जाता है। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ये गिरमिटिया मजदूर एग्रीमेंट कर करके यहाँ से लाखों लोगों को अमेरिका और अफ्रीका ले जाया जाता था। वहां के लोगों को दूसरे दूसरे देश में, मॉरिशस, इंडोनेशिया, सगरो ले जाता था, जबरन भी पकड़ पकड़ के ले जाता था। अब गया जैसे भी अपना जगह तो छोड़ चुका है, पहुंच गया दूसरे जगह। तो जब दूसरे जगह वो पहुंचा तो क्या कहलाएगा? एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास। तो प्रवास किया कि नहीं किया? ठीक। तो अशांति हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, आतंकवाद हो जाए, प्रलोभन दे देवे, बल का प्रयोग करे, आर्थिक संपन्नता हो, कोई धार्मिक स्थल हो, सांस्कृतिक स्थल हो, इन सभी कारणों से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। समझ गई? अब है तुमको अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। भारत के या किसी भी देश के संदर्भ में देखो तो ये दो तरह के चीज देखने को मिलेगा। एक, मान लो ये भारत है, ये कोई और देश है, ठीक। मान लो ये अमेरिका है, रूस है, इधर मान लो तुमको इंग्लैंड है। तो एक चीज क्या होगा कि यहां से लोग यहां जाएंगे, और एक क्या होगा, यहां के लोग यहां आएंगे। तो एक होता है उत्प्रवास, भारत के लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं। एक होता है अप्रवास, अलग अलग देशों के लोग भारत में आ रहे हैं। तो दो रूप देखने को मिलेगा। किसी भी देश में देखिएगा तो यही दो रूप देखने को मिलता है। एक का कि वहां के लोग विदेश जाते हैं दूसरे देश में, और दूसरा दूसरे देश के लोग उसके देश में आते हैं। तो वो यहाँ बताया गया है कि बाहरी देशों से भारत में आने वालों का अनुप्रसन या आप्रवासन होता है। दूसरे देश से भारत में लोग आते हैं और फिर भारत से लोग विदेश भी जाकर के बसते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक देखो तो ये घटना तुमको देखने को मिलेगी कि कई सारे यहाँ के लोग वहां गए हैं और वहां के लोग यहाँ आए हैं। तो ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब होता है आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन मतलब अपने ही देश भर में एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रवासन कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत? हम नकबे हगुआई थे हैं? खुजली हो गया है जानबूझ के। क्या हुआ सिस्टर तुमको? अरे चुप रह, तोरो है, टेंशन मत ले।
याग हो त्याग 20 तारीख से तो है। चल हम 1051 गो हम लगाम फेरी। सुनर लड़की से बियाह होला काहे काहे हैं? कितना बड़का है हमारे गांव में ले फैलल हुए। हम वहां लगा ही ना जबो लगावे में कुछ है केकरा ला लगाई अपना ला तो हम तो तंदुरुस्त है ही। लड़की करे कि बढ़िया लड़का से बियाह है तो कौची बढ़िया लड़की से बियाह करबे क्यों करती है तू कहबे मान ले मनुष्य इतना लोभी प्रकृति के है वो मंदिर भी जाए तो गोर लागा है तो कुछ मांग ले है चक्कर लगाए तो आदमी कुछ न मांगता हम मान ले ऐसा हो ही नहीं सकता है हम का सब मानता है कुछ न कहत न कहता हे भगवान सब हमारे घर द्वार में ठीक रहेगा कुछ न बोला तो इतना तो बोल ही दे कि हमारा सब ठीक रहेगा हाथ जोड़े भीख न मांगे मनुष्य के प्रवृत्ति है मांगना काहे लगी बढ़िया लड़की से बियाह होते रहते ही है ये ना अब शिकायत हो जाती भाग जाती छोड़ के काले अच्छा कहीं कि जैसन ही उसने से करवाई है रह जाए अब हम अपने ला कह दी कि खूब एकदम करवा दिया हम पर रहता ही आयल उनका से नदी आयल है 26 साल के हो गए अब बोल ये तो पावर हो तो भगवान के मांगित हम ना तो न जइह तो हम तो एक बार बुद्ध को देखना चाहते हैं बुद्ध कैसे कहा वहां तारा चंडी बहन पैसा दे दिल तो क्या करी और रियलिटी बता रहे हैं हम बोले ना मनुष्य लोभी प्रकृति का होता है हमको उसको करने के पीछे अपना कोई स्वार्थ था तब हम जो पूजा किए थे उसमें मेरा पर्सनल स्वार्थ था मेरा क्या स्वार्थ था ये मैं जानता हूं और सूरज जानता है तीसरा कोई नहीं जानता है सूरज को पता था इसीलिए हम साथे सूरज के भी ले गए थे कहते कि तू पूजा मत कर लेकिन तू हमारे साथे चल फोटो खिंचाने के पीछे भी अपना स्वार्थ था हम ऐसे फोटो वोटो खिंचवाते नहीं है तो सब मिला के तुमको भी तो हम यही बोले कि तुम स्वार्थी व्यक्ति हो तुम मानो या हम तो है हम तो मान ही रहे कि हम हैं तू ना माने लेते यार कि हम पूजा करे कुछ मांगवे ना करे मांग लेते जाके कि हम तो बैल होइए गेली बैला से बियाह मत करवा दी चलो इधर देखो तुरा माने पड़तो तुम मान चाहे ना मान तुम अपने अंतरात्मा से पूछो हमसे मत बात करो इधर देखो आंतरिक प्रवसन समझ में आ गया अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके रहने बसने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं आंतरिक प्रवसन कहते हैं अंतर राज्य बताए हैं एक ही राज्य में एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर हम जाकर के बस जाते हैं चाहे जो भी कारण रहा उसका जब हम बसते हैं तो उसको क्या कहते हैं अंत और उसके बाद होता है अंतर राज्य प्रवासन इसके बारे में बताए हैं कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रहने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं अंतर राज्य ये सब पढ़ावल है कि नहीं पढ़ावल है वही यहाँ रिवीजन तब चैप्टर में है तो हम छोड़ दें क्लियर हुआ ये चीजें आंतरिक अंतर राज्य उसके बाद आ जाइए आप लोग कहा कि अंतर राज्य और अरे दोनों अंतर लिखा गया है यहाँ पे होगा काहे हिलता रहो स्वार्थ स्वार्थ बताओ क्या खाली प्रसादी लेके जाती ना तब मम्मी बोलता खल वहां ले गेला पूजा ना कैल है
पैसवा जब बहिनी भेजल हल तो बोली ना हल कि 500 दिलू खलिया 1000 या जितना दिल हल प्रसादिया न लेवे के लिए हल। देख का हुआ था, सिंपल समझो हम काहे पूजा किए। मंदिर पूरा खाली था। वहां से जा रहे थे तो सोचे कि धाम पर घरे तो पते है कि तारा चंडी रुके हैं, तो मम्मी तो पूछवे करेगी कि प्रसादी उरसादी न लाया। तो हमारे मन में आया कि प्रसादी ले लेते हैं। हम अपन बहन भी फोन किए कि पैसा भेज दो काला कल कि प्रसादी लेवेला है, तो भेज दी। अब भेज दी तो प्रसादी ले लगा ना कि खाली प्रसादी ले रहे हैं, ठीक ना लग रहा है। मंदिरवा खाली है ये है तो निहाने ना है, आज निहाहू वाला पूरा खाली है ये, नहा के जाते हैं पनिया उझल के प्रसादिया ले लेते हैं। और उसमें मेरा एक व्यक्तिगत स्वार्थ था, उन स्वार्थों में भी एक मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ था जो मुझे प्रेरित किया कि तुम करो। समझ गए? कभी वक्त आएगा तो हम तुम लोगों को बताएंगे कि हम उस दिन क्यों पूजा किए थे। कहूँ कहाँ जेबो, बिया होके विदा हो आऊ कहाँ जेबे, तो बाला ठोर छोड़ के कहूँ जाए। अब इधर देखो, तो अंतरराज्य और अंतरराज्यीय परिवर्तन के कारण का होता है तो दू गो है, एगो प्रतिकर्ष कारक एगो अपकर्ष कारक। पीछे कारण पढ़ लिए हैं, उसमें कुछ प्रतिकर्ष थे और कुछ अपकर्ष थे। प्रतिकर्ष कारक कौन होता है? वो कारक जिसके वजह से हम अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, आतंकवाद आए, युद्ध की स्थिति बन जाए, पानी की कमी हो जाए, वातावरण हमारे अनुकूल नहीं हो, तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं। प्रतिकर्ष कारक इस सब के बारे में भी पीछे बता दिए हैं। तो उसमें प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों मिला के था। अब देखिए अपकर्ष कारक वैसे चीज जो किसी व्यक्ति को उस स्थान पर आने के लिए आकर्षित करता है, उसको हम कहते हैं अपकर्ष कारक। जैसे जहां पे रोजगार होगा वहां पे लोग जाएंगे, जहां पे शहरीकरण होगा वहां पे लोग जाएंगे, जहां पे सुरक्षा की व्यवस्था होगी वहां पे लोग जाएंगे, जहां पानी होगा, शांति होगा, अनुकूल वातावरण होगा, खाने पीने की चीजें की व्यवस्था होगी, वहां पे लोग जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? अपकर्ष कारक। अब बस थोड़ा सा आधा घंटा के तुमने की क्लासे हलो प्रवास के परिणाम। तो परिणाम अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी, दोनों को एक ही साथ देखते चलते हैं। देखिए पहला परिणाम है आर्थिककरण में हो का रहा है एक फायदा कि जब प्रवास होता है तो हमारे राज्य से, हमारे देश से लोग किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो जाते तो हैं सिर्फ वो, उनका परिवार तो रह जाता है वहीं गांव में या उसी जगह पे जहां पे वो रहते हैं। तो वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा घर भेजते हैं। जब घर भेजते हैं तो इनकम बढ़ जाता है, और जब इनकम बढ़ता है तो देश का आय भी बढ़ जाता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो टैक्स में भी वृद्धि होगी, सरकार को भी इनकम होगा, और सरकार के पास जब इनकम होगा तो उस पैसे को वो यूज करेगा किस चीज में? देश के विकास में। तो इससे देश का विकास होता है। तो ये हुआ तुमको फायदा प्रवास के। उसके बाद इसका नुकसान भी होता है। नुकसान का होगा जहां पे ये लोग जाकर के बसते हैं तो जगह था 100 लोगों को रहने की, हो गया 200, तो जगह की कमी होगी, झुग्गी झोपड़ी के निर्माण होगा, गंदी बस्तियां बसेगी, पानी की कमी होगी, कूड़ा करकट ये सब जल जमाव की जो एथी है क्या बोलते हैं दोष वगैरह जो भी कहो वो यहाँ पे उत्पन्न होगा, ये सब समस्याएं वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। तो फायदा भी देख लिए और नुकसान दोनों समझ में आया। फायदा कि हमारा इनकम बढ़ा, नुकसान की उस जगह पे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद एक चीज और होता है, जनांकिकीय परिणाम तुम लोगों को हम बताए हैं। क्या होता है? जैसे हम मान लो हम नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हम क्या करेंगे? गांव छोड़ करके हम कहाँ चले जाएंगे? शहर में। क्यों जाएंगे? वहां पे रोजगार की सुविधा ज्यादा है, वहां पे ज्यादा चांसेज है कि हमको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, अच्छा वेतन भी मिलेगा। तो हम कहाँ चल जाएंगे? शहर में। तो शहर में नवयुवकों के, पढ़े लिखों की संख्या बढ़ जाएगी और गांव में घट जाएगी। तो गांव में बचेगा कौन? बूढ़ा माए बाप, दादा दादी।
तो ये जो जनंकीय परिणाम है, जो संरचना है, वो बिगड़ जाता है। शहरों में ज्यादा कौन मिलेगा? युवा, और गाँव में ज्यादा बुजुर्ग, वृद्ध व्यक्ति। प्लस में ये व्यक्ति अगर शहर चला गया है तो कोशिश करेगा कि हम यहीं पे रह जाएं, यहीं पे जमीन वगैरह ले ले, फ्लैट ले ले, यहीं बस जाए। तो विकास कहाँ के होगा? शहर के। गांव तो ये आएगा नहीं, तो गांव में तो ये कुछ बनवाएगा नहीं, तो गांव का विकास नहीं होता है। शहर के होता है और गांव के नहीं होता है। शहर में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और गांव में सिर्फ बूढ़े बच जाते हैं। तो ये एक चीज जो है वो संरचना को क्या करता है? असंतुलित कर देता है। जो सबका मिश्रण होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। उसके बाद सामाजिक परिणाम में देखिए, ये अभी हम बता दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की जनसंख्या क्या हो जाता है? घट जाता है, और बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है। झुग्गी झोपड़ी का निर्माण होने लगता है शहरों में। भीड़ भाड़ की वृद्धि हो जाती है, परिवार भी टूट जाता है। अब हमारे घर में देख लो, भैया कहीं और, बहन कहीं और हम कहीं और, पता न कहां। तो 3 भाई बहन हैं, तीनों पढ़े लिखे, तीनों 3 जगह बिछड़ गए। परिवार मेरा टूट गया कि नहीं टूट गया? भैया अपना भाभी बाल बुतरू के लेके अपने जगह रहेंगे, बहन अपने परिवार के साथ अपने जगह रहेगी, और हम अपने परिवार के साथ अपने जगह रहेंगे। गांव में बच जाएगा कौन? मम्मी या पापा। दादा तो निपटिए गए, दादी बच्चा लोग वो निपटिए जाएगी, तो रह जाएगा कौन? मम्मी पापा। जितने लोग थे सब टूट के अलग अलग हो गए कि नहीं? तो इसका एक बुरा परिणाम ये भी होता है कि ये क्या करता है? परिवार को तोड़ देता है। कहने को हम एक होते हैं, साथ होते हैं, लेकिन साथ रहते नहीं हैं। कभी पर्व त्योहार पर मिल लिए तो मिल लिए। तो ये इसका एक परिणाम है। और क्या होता है? बस खत्म हो गया तुम लोग का चैप्टर, इतने तो इमें पढ़ना था। पर्यावरणीय परिणाम, जब गांव से लोग शहर की ओर प्रवासन करते हैं तो शहर में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेयजल की कमी, कूड़ा करकट के जमाव, इन सब जैसी समस्याएं वहां पे उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण वहां के खराब हो जाता है। उसके बाद और क्या होता है? तो शहर में जब बाहरी लोग जाते हैं और वो उन्नति करने लगते हैं तो वहां के लोगों को इस बात से होने लगता है जलन। वो इस चीज को हीन भावना से देखने लगते हैं। और वहीं के कुछ अगर नेता लोग हुए तो वहां के लोगों को इस भावना के साथ भड़का करके आपसी लड़ाई झगड़ा दंगा जैसा भी काम करवा देते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ बिहार के हैं, गए मुंबई, और वहां पे हम अपना कोई व्यापार लगाए, बिजनेस, और मेरा चल पड़ा, और बगल में वहीं के महाराष्ट्र के व्यक्ति था, उसका नहीं चल पाया, तो वो हमको किस भावना से देखेगा? कि दूसरा राज्य से आके बिहरिया और यहाँ पे जमा लिया, हमारे दुकान बैठा दिया, तो हम, वो तो गुस्सा में रहेगा। और जिस दिन उसको मौका मिलेगा सब हमारे दुकान उकान तोड़तार बराबर। तो ये भी घटनाएं घटती है। अब यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। बस थोड़ा सा जानना है ह्वेनसांग के बारे में। हम सभी को पता है, इतिहास में पढ़े हैं कि 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आया था। जब कौन राजा था यहाँ के? हर्षवर्धन। और वो यहाँ पे आकर के भारत का किया था भ्रमण, और यहाँ के बारे में उसने अपने किताब में लिखा था। तो किताब में उसने भारत को कहा है इबतू। क्या कहा? इबतू। इबतू का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। यानी भारत की तुलना ह्वेनसांग ने किससे की है? चंद्रमा से। ह्वेनसांग कहता है कि जैसे आकाश में करोड़ों तारे हैं, लेकिन रात में पृथ्वी पर प्रकाश कौन पहुंचाता है? चंद्रमा। रात की बात कर रहे हैं। आकाश में लाखों तारे हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश कहां से आता है? चंद्रमा से। बाकी तो टिमटिमाइत रहता है। उसी प्रकार इस विश्व में कई सारे देश हैं, लेकिन चंद्रमा उसमें कौन है? भारत है। इसके पास ज्ञान का प्रकाश है जो पूरे दुनिया में फैला रहा है, पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। और बाकी के जो देश हैं वो क्या है? कहाँ है जी बाकी के देश? तारा है। समझी क्या वो कहना चाह रहा है? इबतू मतलब है कि भारत इबतू है, यानी चांद है। बाकी देश जो है वो कहाँ है? तारा है। और जैसे चंद्रमा पूरे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही भारत पूरे विश्व में अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। तो ये महत्व है आपके भारत का। किसके नजर में?
वेनसांग के नजर में। इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था, छोटा सा था, पढ़ा हुआ चैप्टर था, लेकिन था तो हम पढ़ा दिए, क्लियर हो गया। हाँ, कल इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी बस थोड़ा सा होगा, ठीक ना। तो कल ऑब्जेक्टिव और टेस्ट करके इसका काम खत्म। और उसके बाद पहले सुनिए, मैं सोच रहा हूं देखूंगा पहले दोनों किताब, और हो सकता है कि जैसे हिस्ट्री का लिए हम टेस्ट 250 300 150 था 175 गो, वैसे ही फिर भूगोल का टेस्ट लेंगे हम। इसी सप्ताह में लेंगे ना, तो अगले सप्ताह में पहले हम बुक देख लेंगे, बता देंगे आपको कि कल या परसों इसे कि किस दिन होगा, समझ गए। और राजनीति का भी वैसे होगा, लेकिन अभी नहीं, जब 11th वाला आ जाएगा तो पढ़ाई होगा आपका भारतीय संविधान। और आप लोगों को पता है भारतीय संविधान से कितना क्वेश्चन आता है, तो दोनों को मिला करके आपको ये किताब और मुख्य रूप से भारतीय संविधान को लेकर के आपका उसका भी टेस्ट चलेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, और इंग्लिश के जब पूरा होगा तो उसका भी चलेगा, वही से सबका चलेगा। ठीक, आज की क्लास आपको यहीं पे खत्म।